नमस्कार। कवि और कविता इस शीर्षक में आज बलिराम जी ग्वाला की कविताएं और उनके बारे में दो चार बातें यहाँ करूँगा। जीविकार्जन के लिए जो जहाँ जाता है वहीं की कृष्टि संस्कृति और भाषा को अपना लेता है, पर जब सामूहिक रूप से एक संप्रदाय अपनी वास्तुभिटा छोड़ किसी भिन्न जगह जाता है तो अपनी कृष्टि संस्कृति और भाषा को अधिकाधिक काल तक जीवित रखने का प्रयास करता है। एक तो जीवन की नित्य नैमित्तिकता से जुड़ा है, दूसरा भाव प्रकाश का माध्यम है। भारतवर्ष से लाखों के तादाद में आदमी एशिया, अफ्रीका आदि देशों में उद्योग, विकास और अन्य काम के लिए अंग्रेजों द्वारा भेजे जाते थे। उन्हें प्रलोभन दिया जाता था। जब चाय उद्योग उत्तर पूर्वांचल में आरंभ हुआ तब देश के भिन्न भिन्न प्रांतों से श्रमिक लाए गए। उनमें यूपी, बिहार के हिंदी भाषी लोगों की संख्या काफ़ी थी। उन्हीं के साथ कुछ उच्च वर्ग के लोग भी व्यवसाय, पूजा एवं दलाली के लिए आए। धीरे धीरे यहीं बस गए, यहीं का हो गए। अंग्रेजों में क्रूरता थी, पर सामूहिक पूजा पार्वण, उत्सव अनुष्ठान का छूट भी था। बराक घाटी के श्रमिक जीवन आधारित छिटपुट रचना, कहानी, उपन्यास बहुत उल्लेखनीय नहीं है, और हिंदी में तो और भी कम। यहाँ भावुक और सर्जन क्षमता संपन्न व्यक्ति नहीं थे, ऐसी बात नहीं। प्रचार और प्रसार का कोई साधन और माध्यम नहीं थे। पढ़ाई लिखाई की सुविधा बहुत कम थी। 3 या 4 पीढ़ी से बराक घाटी के हिंदी भाषी लोग भिन्न भिन्न स्तर पर, भिन्न भिन्न क्षेत्र में इस अंचल की उन्नति में अपना सहयोग देते आ रहे हैं। अब यही जगह उनकी अपनी मातृभूमि है, पुण्यभूमि भी है। कवि बलिराम ग्वाला इसी भूमि का एक मननशील साहित्यिक है। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषा में लिखते हैं। उनकी रचना उच्च कोटि की होती है। यहाँ उल्लेख करना उचित होगा कि हिंदी साहित्य की मूल धारा से हम विच्छिन्न थे। आज स्थिति बदल गई है, अतः रचना का स्तर मूल स्रोत की तरह नहीं होगा, पर भाव की गहराई में कतई न्यूनता नहीं दिखती। भले ही भाषा में भूल भ्रांति हो सकती है। अधिकतर साहित्यिक उच्च शिक्षित है, समाज सचेतन है, विचारशील है। तो चलते हैं बलराम जी की कविता पर कुछ प्रकाश डालने के लिए। नहीं आती कविता मुझे, नहीं भाते छंद ताल लय, चंद्रमुखी पर पड़ी है हैना की आंखें। अक्षय कविता से लिया गया ये पंक्तियां।
कविता का आग्रह कवि का है, पर छंद, ताल, लय के अभाव के कारण वे शब्दों के माध्यम से भाव प्रकाश करने में असमर्थ हैं। तीसरी पंक्ति में एक खतरनाक बात उन्होंने लिखा है ना, एक कपटी एवं आक्रामक वन्य जंतु है। क्या कविता रूप चंद्रमुही पर हायनाधर्मी मानव की नजर लगी है? यह एक प्रकार दुख की बात है। कहा गया है, कवि कर्म तो ईश्वरीय देन है, उसे कुछ पशुधर्मी लोग अपने स्वार्थ, यश, अर्थ, मान के लिए उपयोग करना चाहते हैं, तो कवि की अपनी भावना है, वह तो शांत सुखाए। कवि अनुचित रहस्यों का उजागर करता है, चतुरता से, कपटता से कविता तो बन सकती है, पर उस कविता का उपयोग मंगलकारी नहीं होता। दूसरी एक कविता में कवि कविता से पूछते हैं, तू कहाँ बसती है? कुंजवन में, नभ में, तारामंडल में, प्रकृति की मुखरित आनंद ध्वनि में, या उर्वशियों के रूपों में, या कवियों के सम्मोहक छंदों में? कवि इसे कविता की स्वार्थपरता मानते हैं, क्योंकि कविता को तो समान भाव से रहना चाहिए। सो कवि कविता से पूछते हैं, क्या कभी तुम बसती हो स्वार्थपर, कुटिल, क्रूर, निर्मम लोगों के चालों में, निर्मल कुटिया के जलते अंगार में? वैसे भ्रष्टों, अभद्रों को कविता अगर यंत्रणा देती है तो कवि उसे वाह देते हैं। धर्म प्रेम सिखाता है, प्यार बांटता है। धर्म मनुष्य के सोच को विस्तृत कर ईश्वरीय बोध का एहसास करवाता है। देश, काल, परिवेश आदि पर निर्भर कभी कभी कट्टर और संकीर्ण धर्मपंथ के लोग संकीर्ण चिंता और अहंग भाव से दूसरे पंथ में विश्वास करने वालों पर आघात करते हैं, क्रूर व्यवहार करते हैं। इस अवस्था जब जब कवि भांपते हैं, तब तब उन्हें तथाकथित धार्मिक सोच रखने वालों से सहमत नहीं होते हैं, किसी का परवाह नहीं करते हैं, भले ही उन्हें लोग नास्तिक कहें। कवि का सोच है, चाहे सोच लो मुझे नास्तिक, पर मैं हूं आस्तिक। इस तरह के भेदभाव को भुलाकर कवि आह्वान करते हैं, आओ न हम मान अभिमान छोड़ प्रगति की राह पर चले, हाथ पकड़। अपने घर द्वार वास्तुभीटा छोड़कर कोई सपरिवार दूर देश जाना नहीं चाहता, पर अत्याचार, अनाचार, लांछना, आर्थिक स्थिति आदि जब असहनीय होती है, तब सुख चैन की आशा से लोग स्थानांतरित होते हैं। कभी कभी प्रकृति भी कहर बनकर ढहती है, जीना दूभर हो जाता है, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। पेट में आग लगी थी, कहीं पानी का बूंद नहीं था, सूखे पत्तों की आहट से मृत्यु की पुकार सुनी जा रही थी। उगल रहा था भेदभाव, घृणा, अहंकार। दादाजी नौजवान
आखिर कुछ मिलेगा, भिन्न मित ही सही, आकर चूम लिया होठों से प्रकृति की इस लीला भूमि। असम के जंगलों में दादाजी इस कविता का यह पंक्तियां हैं। दादाजी नौजवान थे। विगत 1850 सन के बाद अर्थात लगभग 170 साल से लेकर 100 साल पहले तक प्रव्रजन होता रहा। जो आया यहाँ की लीला भूमि को अपनी मातृभूमि मान चुन लिया, अपना लिया। जिस अमन चैन के लिए लोग यहाँ आए वो भी मिली कहाँ। चाय उद्योग के प्राथमिक पर्व में भिन्न भिन्न प्रांतों से आए लोगों पर अंग्रेजों का अत्याचार के बारे में कुछ ज्यादा न कहकर कभी बहुत ही मुलायम भाव से उन श्रमिक श्रेणी के बारे में सुझाव रखा। उन बालाओं पर दया नहीं तो कम से कम मन ही मन धन्यवाद तो दो। उन बालाओं में जो चाय बागान में चाय की पत्तियां तोड़ती हैं उनके बारे में कहा है। कभी अपनी एक और कविता में कहते हैं, हम सब फुटबॉल हैं। सभी को पता है फुटबॉल पैरों से खेले जाने वाले एक विश्व प्रसिद्ध खेल है। कभी समाज के प्रति इस तरह का कठोर मंतव्य क्यों किया? शायद उन्होंने ये महसूस किया होगा कि हमारी बातें कोई भी नहीं सुनता है, न उद्योगपति, न नेता, न सरकार। हम इधर के मारे उधर, उधर के मारे इधर होते हैं। इसलिए कभी कहते हैं कि हम सब फुटबॉल हैं। कभी निर्जनता प्रिय हैं, नैसर्गिक सम्मोहन से आध्यात्मिकता की ओर झुकते हैं। तुम छुप छुप कर रह गए जिंदगी भर। तुम छुपे हो मेरे आसपास, मेरे इर्द गिर्द। कभी की तल्लीनता चरम तब पहुंचती है जब वो अनुभव करते हैं, अब जाओगे कहाँ, हम तुम एक हो गए हैं। यह अनुभूति तो ऋषि मुनि तपस्वी लोग करते हैं। कभी भी तो एक तरह की खोजी और तपस्वी है। एक और कविता में संलाप है, प्रश्न है, उत्तर है। सुनिए। चला कहाँ पता नहीं, अपना घर पता नहीं, अपना वैभव पता नहीं, अपना धरोहर पता नहीं, अपना वंशज पता नहीं, उपासना स्थल पता नहीं। अरे कुछ तो बताओ जो जानते हो। जो जानता है उसे मैं नहीं जानता। यह उपलब्धि, ऐसी निष्प्रियता, उदासीनता, ऐसा वैराग्य सन्यासियों का होता है। दरअसल कवि बलराम ग्वाला जी सच्चे अर्थ में एक गृही सन्यासी ही हैं। उन्होंने सब कुछ से मुंह मोड़ लिया है, यहाँ तक कि अब लिखते भी नहीं हैं। एक मननशील शक्तिशाली कवि को इस तरह साहित्य सृष्टि से दूर रहना बहुत दुख की बात है। पर बलराम जी है ही अलग एक व्यक्तित्व। नमस्कार।